नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपके खर्च की, आपके बचत की, आपके निवेश की और आपके तमाम आर्थिक लक्ष्यों की, क्योंकि निवेश और निवेश के विकल्प आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कहां पर आपके लिए जोखिम कम है और कौन सा निवेश का विकल्प आपके तमाम फाइनेंशियल गोल्स के लिए बिल्कुल सही बैठता है। तो अगले 1 घंटे हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम गुर आपको सिखाएंगे इस शो के जरिए। और आज बेहद खास शो विमेंस वेडनेसडे भी हम लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। साइबर स्कैम से बच के लोगों की मेहनत की कमाई चंद सेकंड में साफ, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लुट मत जाना। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब का ऑफर देकर हो रहा है फर्जीवाड़ा। आज साइबर स्कैम की हमारी खास पेशकश में आपके ऑनलाइन जीवन की सेफ्टी की बातचीत होगी। विमेंस वेडनेसडे में आज आपको बताएंगे क्या है खास। आधी आबादी की आर्थिक आज़ादी के बाद महिलाओं को सशक्त निवेशक बनाने की हमारी ये पहल। महिला निवेशकों के तमाम सवालों के जवाब आज शो में शामिल करेंगे। इतना ही नहीं, महिला निवेशकों के लिए प्रेरणा के मंत्र। जी हाँ, आज आपको मिलवाएंगे सैटिन केयर की अदिति सिंह से और जानेंगे उनके निवेश के सफर के बारे में। और साथ ही एक लौता शो जहां पर हम करते हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगर आपका सवाल इन्वेस्टमेंट्स जुड़ा हुआ हो और इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन या किसी भी तरह के फाइनेंशियल गोल को लेके आप रणनीति चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी सहायता इस शो के जरिए करते हैं। अपने सवाल आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं 9619873567। इस नंबर पर अपने सवाल छोड़ दें। और अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और ख़ास तौर से अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आपके सभी सवालों को शो में शामिल करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और लाइव आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाते हैं। चलिए, तो शो की शुरुआत हो रही है विमेंस वेडनेसडे के साथ और महिला दर्शकों को शो में शामिल करेंगे। उनके सवाल हम लेंगे शो में। भले ही आपने अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए पूछे हो या यूट्यूब के ज़रिए पूछे हो, इस वक्त भी अगर टीवी देख रहे हैं और सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बहरहाल आज हमारे साथ मेहमान के तौर पे हर्षवर्धन रुंगटा, CEO रुंगटा सिक्योरिटीज़ जुड़ गए हैं। और हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह हमारी बेहद खास पेशकश में। और हर्ष, आज के शो की खास बात यह है कि आज बहुत सारे यूट्यूब के दर्शकों के सवाल हम शो में शामिल करेंगे। तो मेरे पास क्लैरिटी नहीं होगी सवालों पर, लेकिन हमें सिनेरियोज अज्यूम करके कि वो क्या पूछना चाहते हैं उस बेसिस पे जवाब देने होंगे। मेरे ख्याल से आप माहिर हैं इसमें, तो कोई दो राय नहीं या कोई शक नहीं जवाब देने में कोई भी एंगल छूटे। बहरहाल आगे बढ़ना चाहूँगी और हर्ष, चलिए शुरुआत करते हैं। कंचन का सवाल लेती हूँ मैं सबसे पहले। इन्होंने भी यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है और फ़िलहाल इनकी 2.5 लाख के आसपास की SIP की वैल्यू है जो इन्होंने डिटेल्स मुझे दी हैं। हर्ष, ये भी कह रही हैं कि इन्होंने जो है 15 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। SBI फोकस्ड में ये कह रही हैं 60,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट है और SBI कॉन्ट्रा में लगभग 1.5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट है। और पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए जो है इनको पैसे इकट्ठा करने हैं। पोर्टफोलियो में इनके और भी फंड्स हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में 2,000 रुपये की SIP चल रही है, HDFC के मिड कैप में 3,000, SBI कॉन्ट्रा फंड 2,000, मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में इन्होंने डाले हुए 4,000, SBI कॉन्ट्रा में एक मुश्त भी है और SIP भी चल रही है 2,000 की। कोटक का मल्टी कैप है 4,000 रुपये और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है 3,000 रुपये। ऑलराइट, मेरे साथ ये फ़ोन लाइन पर है नहीं, लेकिन इनकी उम्र 33 साल की है और इन्होंने जो है अपना रिस्क एपेटाइट दे रखा है। ये मीडियम रिस्क एपेटाइट रखती हैं, बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाने की क्षमता है इनकी। और इनके बच्चे की पढ़ाई का लक्ष्य है इनका, जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और ख़ुद की रिटायरमेंट के लिए। हालांकि 15 साल में 1 करोड़ रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए और रिटायरमेंट के लिए क्या पर्याप्त होंगे मुझे नहीं पता, और फ़ोन लाइन पे नहीं है क्योंकि, तो हम और डिटेल्स भी इनसे नहीं ले पाएंगे।
पोर्टफोलियो में क्या हमारे ओवरलैप है या नहीं, ये भी इनका सवाल है। ऑलराइट, सो जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है शुरू करते हैं। और 17,000 रुपये के आसपास की इनकी एसआईपी चल रही है, लमसम भी है इनके पास। अगर आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं 15 साल में कितना जमा कर पाएंगी ओवरऑल? 1 करोड़ तो हो ही जाएगा, है ना? जी हाँ कविता, सो ये जो इन्वेस्ट कर रही है हर महीने के 17,000 और ऑलरेडी इनके पास थोड़ा लमसम है। तो अगर हम एम्फी गाइडलाइंस के हिसाब से अगर 12% का हम अनुमान लगाते हैं कि भाई आगे 15 साल तक इन्हें सीएजीआर जो इनका पूरा पोर्टफोलियो पे रिटर्न है वो अगर 12% आसपास आता है तो खुशी की बात यह है कि इनका 1 करोड़ का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने इस खुशी में थोड़ी सी बाधा डाली है क्योंकि आपने कहा कि 15 साल बाद क्या ये पढ़ाई के लिए और रिटायरमेंट के लिए इनके लिए 1 करोड़ रुपया काफी हुआ कि नहीं। तो वेल कंचन, ये पॉइंट है जो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप जो आज एस्टिमेट कर रही हैं कि भाई पढ़ाई और रिटायरमेंट दोनों अगर आप 1 करोड़ रुपया एस्टिमेट करती हैं, 15 साल बाद यही चीज की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन को हम ध्यान में रखते हैं। सो एक तरफ खुशी की बात यह है कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन क्या 1 करोड़ पर्याप्त है कि नहीं, ये आपको शायद फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट आगे जाते हुए बढ़ाना होगा। सो अभी स्ट्रेस ना लें, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिएगा। जो आपके पोर्टफोलियो की बात है उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन हम कर सकते हैं। हालांकि जो स्कीम्स आपने ली है वो सारी अपने आप में अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 17,000 रुपए का है तो मैं चाहूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो कम करके सिर्फ 4 स्कीम्स में रखें और उस हिसाब से आपको जो ओवरलैप का जो कंसर्न था वो हट जाएगा। और ये जो स्कीम्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से ही है, तो कोई नई स्कीम हम जोड़ नहीं रहे, तो आपको सिर्फ अमाउंट बदलनी है। पराग पारेख में आप 5,000 रुपए करें, अभी फिलहाल आप 3,000 कर रहे हैं तो उसको बढ़ा के आप 5,000 कर दें। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 4,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 4,000 और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 4,000। तो इस तरह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो पूरी हो जाएंगी और आपके पास क्योंकि एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एक क्वाजी लार्ज कैप ही है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो आपको एक मल्टी कैप की जरूरत नहीं है। आपके पास कोटक मल्टी कैप फंड भी है, हालांकि ये स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में अलग अलग स्कीम के थ्रू कर रही हैं, आपको एक मल्टी कैप की फिर जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ 4 स्कीम आप रखेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा और इसमें से आपका लमसम की भी स्कीम इसी में है जो आपने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में कर रखा है, उसी में आप एसआईपी भी कंटिन्यू कर लीजिए, तो आपको अलग अलग स्कीम्स लेने की जरूरत नहीं है। बाकी स्कीम्स में से आप अगर चाहें तो निकल सकती हैं और इन्हीं स्कीम्स में आप उसे री इन्वेस्ट कर लीजिए। सो आगे जाते हुए आपके पास 4 स्कीम ही रहेगी। जब आप एसआईपी बढ़ाएंगी तब भी इन्हीं स्कीम से बढ़ाएंगे तो काफी होगा, आपको कोई नई स्कीम उस समय भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, हर्ष, आपके जवाब के मुताबिक सो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। आई हैव अ क्वेश्चन, ये अपना जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो इनमें बरकरार रखें या उसमें भी थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं? आई थिंक अगर आप जवाब दे चुके हैं तो आई मस्ट हैव मिस्ड इट, बट लमसम इन्वेस्टमेंट्स क्या इनको और डाइवर्सिफाई किया जा सकता है दूसरी कैटेगरी में? और दूसरा, मुझे ये भी नहीं पता, अब हालांकि ये कह रही हैं कि ये मीडियम रिस्क एपेटाइट रखती हैं, अगर एक थीमेटिक डाइवर्सिफिकेशन अगर इनको सजेस्ट किया जा सके तो क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? बिकॉज फोन लाइन पर है नहीं, तो मैं सभी सिनेरियोज जितना हो सकता है मेरे मन में आ रहे हैं उनके लिए मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ, सो कविता, इनका जो लमसम है वो 2 स्कीम्स में है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एंड एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं एज इट इज, तो जितना इन्वेस्टमेंट अभी तक जमा हुआ है वो उसमें बने रहे और आगे की एसआईपी की अमाउंट मैंने बता दी जो है 4,000 रुपए, तो वो 17,000 में से ही आता है। जो उनका एसआईपी है वो भी इस स्कीम में जाएंगे। मैंने कोटक मल्टी कैप से निकलने की सलाह दी है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में से निकलने की सलाह दी है, वो इस कारण से है क्योंकि इनके पास एक लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप ऑलरेडी है। तो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप लेंगे तो वो देयर इज नो नीड, एक मल्टी कैप लेंगे तो फिर से वो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए वो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, कोटक मल्टी कैप एंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में से एग्जिट कर लें और जो पैसा वो रिडीम करके मिलेगा उनको, वो पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा ही वो री इन्वेस्ट कर दे इन्हीं 4 स्कीम में जो कंटिन्यू कर रही है। तो इनका पूरा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होकर सिर्फ 4 स्कीम में रह जाएगा, ताकि आगे जाते हुए इन्हें सिर्फ 4 स्कीम में ही मैनेज करना है जो भी करना है, और इन 4 स्कीम के जरिए इन्हें मार्केट के सारे सेगमेंट्स में ऑलरेडी एक्सपोजर मिल रहा है, तो और कुछ करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। चलिए, और दूसरा कंचन, आपसे ये भी एक दरख्वास्त होगी कि आप अपने गोल्स को थोड़ा सा रिवर्क कीजिए। देखिए, आप बच्चों की पढ़ाई की बात कर रही हैं, जहाँ पर आपको एजुकेशन इन्फ्लेशन का भी थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। 15 साल के बाद 1 करोड़ आपको अभी बहुत बड़ा वैल्यू लग रहा होगा, लेकिन शायद 15 साल के बाद, जो हर्ष भी आपको समझा चुके हैं,
वाकई ये कम होगा, तो थोड़ा सा इस पे आप रिवर्क करें और आपके रिटायरमेंट को लेके थोड़ी सी बैक प्लानिंग आपको करनी होगी। बहरहाल हर्ष, आगे बढ़ते हैं। रोशनी हमारी एक दर्शक है और इनका सवाल हम लेते हैं। ये 31,000 रुपये की SIP कर रही हैं और 20 साल तक ये कह रही है लगातार निवेश करेंगी। मेरे ख्याल से महिला निवेशकों में ये बहुत अच्छी बात होती है कि ये थोड़ा सा पेशेंस रखती हैं और ये लंबे समय के लिए भी निवेश करने से कतराती नहीं है। रिस्क एपेटाइट भी हालांकि इनकी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन धीरज जो ज़रूरी होता है निवेश में, वो इनमें काफ़ी होता है, ख़ासतौर से इक्विटी एज एन एसेट क्लास की अगर हम बात करें हर्ष। बहरहाल फंड्स पे आती हूँ। 8 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, क्लियरली ओवर डिवर्सिफिकेशन है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, JM का भी फ्लेक्सी कैप है, मिरासेट का निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप इन्होंने यहाँ पर इंडेक्स ले रखा है इसका। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है और इनके पास ईडलवाइज का निफ्टी मिड कैप है, इन्होंने ये भी इंडेक्स ले रखा है। और निपॉन इंडिया का इन्होंने एक मोमेंटम फंड भी ले रखा है। ओके, मैं नहीं जानती इनके पास कोई प्रोफेशनल सलाहकार है या नहीं है जिसके बदौलत इन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाया है। ना ही इन्होंने अपनी रिस्क एपेटाइट को लेकर मुझे कोई डिटेल्स दी हैं, बट स्कीम्स कम की जा सकती हैं। दोनों भी फ्लेक्सी कैप जो है वो लार्जली लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप्स हैं शायद इनके पोर्टफोलियो में। इंडेक्स फंड इन्होंने लार्ज और मिड कैप और एक मिड कैप का भी लेके रखा हुआ है। खैर, इस पर मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन मैं बाद में पूछूंगी। फिलहाल फंड्स को कम करते हैं हर्ष, क्या कहोगे? 8 फंड्स रखना ज़रूरी है क्या? जी नहीं कविता, 31,000 अगर ये महीने का इन्वेस्ट कर रही हैं तो 5 स्कीम में भी अगर इन्वेस्ट करें तो पर्पस पूरा हो जाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ सभी दर्शकों के फायदे के लिए। देखिए, हम जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मार्केट के अलग अलग सेगमेंट में एक्सपोजर लें। हमारी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम हो सकता है कि लार्ज कैप में ज्यादा लगाते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेते तो हैं लेकिन कम लगाते हैं, तो या इक्वल लगाते हैं। जो भी आपकी रिस्क एपेटाइट होगी उस हिसाब से आप एलोकेशन करेंगे। अब आप 2 स्कीम अगर एक ही कैटेगरी की लेती हैं तो आपको रियल फायदा कुछ नहीं हो रहा है। आप खाली इसमें अभी आगे जाते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स क्या होंगे वो मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके 8 स्कीम्स हैं और कल जाके आपने अपना बैंक अकाउंट चेंज किया है रिडेम्पशन के लिए या SIP के लिए, आपको अपने सभी फोलियो में आपको ये बैंक मैंडेट जो चेंज करने का है और रिक्वेस्ट है वो आपको सब में देना होगा। अगर आपका नॉमिनेशन को चेंजेस होते हैं या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के कोई भी काम आपको करना है तो सब जगह आपको जाके चेंजेस करने होंगे। कल भगवान न करे जो इन्वेस्टर है उन्हें कुछ हो जाए तो उनके नॉमिनी को जो है वो क्लेम हर एक फंड हाउस के साथ उनको इंडिपेंडेंटली सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करके लेने होंगे। अब ये सब चीज हम करते क्यों है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। मान लीजिए अगर 5 स्कीम में आपका डाइवर्सिफिकेशन का काम पूरा हो रहा है तो हम 8, 10 या 15 स्कीम्स क्यों ले रहे हैं? हम अपने लिए ही ये काम बढ़ा रहे हैं आगे जाते हुए। तो उसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप अपना पोर्टफोलियो कंसाइज रखें। सो रोशनी का जहां तक सवाल है, 31,000 रुपए वो इस प्रकार निवेश करें। और फिर से दोहरा रहा हूं, ये सारी स्कीम्स मैंने उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से ही ली है, तो इन्हें कोई भी नई फोलियो कोई नए फंड हाउस में जाके खोलने की जरूरत नहीं है। सो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 7,000 रुपए, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 6,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 6,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,000 एंड निपॉन 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड इसमें 6,000। तो बस ये स्कीम्स आप रखेंगे तो आपका सारा काम हो रहा है। आपको इसके अलावा और कोई मार्केट में दूसरे सेगमेंट्स में या कहीं और कोई दूसरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी स्कीम्स में से आप रिडीम कर लें और अभी का अभी इसे जो रिडेम्पशन प्रोसीड्स आपको आएंगे वो लमसम के रूप में ही इन 5 स्कीम में फिर से निवेश कर लें ताकि आप वापस कंसोलिडेशन मोड में आप अपना कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको डैमेज ना करें। अच्छा हर्ष, रोशनी का जो पोर्टफोलियो है उसमें एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने मिड कैप के लिए एक इंडेक्स अप्रोच अपनी अपनाई हुई है, ठीक है, और स्मॉल कैप में इनके पास एक्टिव ही है। इनके पास मिड कैप के दोनों ही पैसिव हैं। इन्होंने एक एडलवाइज का ले रखा है और मेरा एसेट का ले रखा है और बाकी स्मॉल कैप में इन्होंने एक्टिव लेके रखा है। सॉरी, मिड कैप का इनके पास एक एक्टिव भी है। अब ये सवाल उन तमाम दर्शकों के लिए भी है एंड नॉट स्पेसिफिक टू विमेन इन्वेस्टर्स, बिकॉज ये जनरली इन्वेस्टमेंट्स में जेंडर बाइसेस होते नहीं हैं, बट हाँ, मिड कैप जैसी कैटेगरी की जब भी हम बात करें और बीते साल में हमने जिस तरह का रनअप देखा हुआ है, AMCs ने एक्टिव क्या पैसिव फंड्स भी, इंडेक्स फंड्स भी लॉन्च कर रखे हैं। अब निवेशक जो है वो ट्रेंड को फॉलो करता है, उस बहाव में आ जाता है, उस तरह के नए फंड्स लॉन्च होते हैं, उनमें पैसे लगा देते हैं। अब रोशनी का पोर्टफोलियो उसी तरह का केस है जहाँ पर इनके पास पैसिव भी है सेम कैटेगरी में और एक्टिव भी है सेम कैटेगरी में।
और हालांकि आपने सलाह दी है उसे कम करें, निकल जाए उसमें से, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस जब आप कर रहे होते हैं, जब आप खरीद रहे होते हैं, जब आप फंड को देख रहे होते हैं, जब आप पोर्टफोलियो को देख रहे होते हैं, ऑलरेडी आपका एक्सपोजर है, तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे समझा जाए कि किस जगह हमें एक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए, किस जगह हमें पैसिव अप्रोच रखनी चाहिए? हर्ष। तो देखिए, एक्टिव और पैसिव ये काफी हद तक कैटेगरीज पे भी डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये अगर पास्ट डेटा देखें तो देखा गया है कि लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड्स हैव परफॉर्म्ड बेटर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म्स में आप देखेंगे कि जब मार्केट आगे मान लीजिए गिरा, तो हो सकता है कि इंडेक्स फंड से बेटर एक एक्टिव फंड ने मैनेज किया है, क्योंकि वो कैश की पोजीशन लेके बैठे थे। इंडेक्स फंड अगर है तो फुल्ली इन्वेस्टेड है मार्केट के अंदर, तो जब गिरेगा तो वो गिरेगा भी ज्यादा, बढ़ेगा तो वो हो सकता है बढ़ेगा भी ज्यादा। सो आपको ये देखना है कि आप जिस सेक्टर में, जिस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस सेगमेंट की यूएसपी क्या है। सो लार्ज कैप है 100 कंपनीज का, तो 100 कंपनियों के जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो है लार्ज कैप, और उसमें से निफ्टी 50 लेते हैं तो 50 कंपनियां निफ्टी 50 का हिस्सा है और 30 कंपनियां सेंसेक्स का हिस्सा है। अगर हम कोई भी एक्टिव मैनेज पोर्टफोलियो भी देखेंगे, उसमें जो मेजॉरिटी होल्डिंग है वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करती है, विच मींस जो इंडेक्स के स्टॉक्स होते हैं वही आपको एक्टिवली मैनेज फंड्स के भी स्टॉक पोर्टफोलियो में दिखेगा। फिर हम रिटर्न्स अगर कंपेयर करते हैं तो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि इंडेक्स हैज परफॉर्म बेटर इन द लार्ज कैप कैटेगरी। तो फिर हम ये सोचते हैं कि एज एन इन्वेस्टर जब मेरा लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना है, तो शुड आई गो इन फॉर एन इंडेक्स फंड एट अ लोअर कॉस्ट विच इज गोइंग टू बी अ बेटर स्ट्रेटेजी, कि मैं एक एक्टिव फंड लेके फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पे फोकस करूं। तो ये डिसीजन डेटा पॉइंट्स एंड फ्यूचर आउटलुक देखते हुए लिया जाता है। अब मिड एंड स्मॉल कैप में क्या होता है, स्टॉक सिलेक्शन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मिड कैप में 150 कंपनियों का पूरा बास्केट है जी। ऑलराइट, वरना अगर इसके बावजूद भी अगर दुविधा हो, सवाल पूछने हो, तो हम तो हैं ही आपकी सहायता के लिए, तो हमें भी अपना सवाल भेज सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हर्ष, सुषमा का सवाल लेते हैं। सुषमा का सवाल मैं पढ़ूं उससे पहले मुझे बताइए, हर्ष 25 साल की उम्र में क्या निवेश करना शुरू किया था? मैं हर्ष से ये सवाल पूछ सकती हूँ क्योंकि मेरा रैपो है उस तरीके का हर्ष से, तो हर्ष जवाब भी देंगे मुझे। जी हाँ कविता, सो एक्चुअली हमने पर्सनली इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत जल्द शुरू किया था। जल्द एज इन आई वुड से 21-22 साल की उम्र में हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, लेकिन हालांकि नॉलेज कम थी, पैसे भी कम थे, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हुआ करता था। बट यस, जितना हो, हम तो ये कहते हैं कि जब आप समझ जाएं कि इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है, 500 रुपए, 1000 रुपए, जितना भी आप उससे शुरू करें, छोटी बड़ी रकम को नहीं मत तो ध्यान दें। गलती कौन सी थी हर्ष, गलती कौन सी थी निवेश में? पहली गलती कौन सी थी जो कि सबसे बड़ी गलती शायद रही हो? सो कविता, गलतियां हमारी देखिए बहुत सारी हुई है, उसमें से एक सबसे बड़ी गलती जो मैं आज अपने आप से, अगर मान लीजिए कहते हैं ना कि मैं अपने आप को 25 साल का होता तो मैं क्या सलाह देता अपने आप को, तो हाँ, मैंने प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी कर ली। मैंने प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी कर ली। इनफैक्ट जब हमने इन्वेस्ट किया, पैसे जब कोई भी हमारी स्कीम का इन्वेस्टमेंट डबल हो गया तो हम निकल गए, पता चला आज वो 10 गुना ज्यादा है। सो आई पर थिंक फिर प्रॉफिट बुकिंग का सही समय क्या होता है? अगर मैं निवेशक के लिहाज से समझना चाहूँ तो वैसे भी आपको पता नहीं होगा कि आपके लिए सही समय क्या होगा। इन्वेस्टमेंट तो आप मेरे ख्याल से एक गोल बेस्ड तरीके से करते हैं, एक वेल्थ क्रिएशन का आपका एक गोल होता है, उसमें से भी डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद रहे हो या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हो। प्रॉफिट बुकिंग की टाइमलाइन कोई कैसे तय करे फिर अपने लिए? देखिए, 2-3 पहलू होते हैं। ऑफ कोर्स, एक अगर गोल बेस्ड आपने किया है और एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए किया है, तो जब आपका गोल, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, अगर हम इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें दिख रहा है क्लियर ट्रैजेक्टरी कि 10 साल तक हमें लगता नहीं कि हम ऐसी कोई बुरी हालत में होंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स बहुत बुरा रिटर्न देंगे या लॉस में जाएंगे। सो पहली बात है, अगर आपने एसेट एलोकेशन ढंग से किया है तो उसके रीबैलेंसिंग के टाइम पे आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कि मान लीजिए इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ गया है, तो आप उसमें से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपना एसेट एलोकेशन को रीअलाइन करेंगे। आपके अगर गोल Okay. पास में आ रहे हैं, मान लीजिए 2 साल बाद आपको पैसों की जरूरत है, तो आज से आप थोड़ा थोड़ा इक्विटी में से प्रॉफिट बुक करके निकलना शुरू करेंगे। ऑलराइट, ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि जो हमारी अगली दर्शक है ना सुषमा, हर्ष, उनकी उम्र केवल 25 साल की है, ठीक है। 25 साल की उम्र में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर रखी है और 1 लाख की 3 SIPs कर रही हैं ये, HDFC में कर रही हैं। 3 फंड्स हैं इनके पास और इन्होंने क्या किया है, केवल AMCs के नाम दिए हैं हमें, HDFC, SBI और कोटक। मेरे पास फंड्स के नाम नहीं है कि एग्जैक्टली इनकी स्कीम्स क्या हैं और ना ही मेरे साथ ये फ़ोन लाइन पे हैं, सो नो क्लैरिटी ऑन दैट पार्ट।
बट अब इनको आगे हम कैसे हेल्प करें वो आपको मुझे बताना होगा, क्योंकि बाज़ार की वॉलेटिलिटी से ये काफ़ी परेशान है। और अब ऐसे में म्यूचुअल फंड्स में ये कैसे आगे बढ़ें जानना चाहती हैं। लाइव तो ये नहीं जुड़ पाएंगी, लिखा हुआ है इन्होंने, पर इनको जो है जवाब आप दे दीजिए, ताकि अगर यूट्यूब पर देखें बाद में तो अपना जवाब नोट डाउन कर सकें। कम से कम 8 से 10 साल रहना चाहती हैं, और देश की बड़ी एएमसीज ही हैं इनके पास। एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक लिया है, एक आईसीआईसीआई छोड़ दिया है, वो भी शामिल कर दिया होता उन्होंने। बहरहाल अब स्कीम्स तो पता नहीं है, क्या कहेंगे आप? तो देखिए कविता, 2-3 ऑब्जर्वेशन आपने कहा कि 25 साल की उम्र में इनके पास 3 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए करके 3 ईएमसीज में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो आपने मुझसे पूछा था तो क्या मैंने 25 साल की उम्र में ऐसा इन्वेस्टमेंट किया था? जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था। तो उस लिहाज से सुषमा ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। अब उनको घबराहट किस चीज़ की हो रही है कि जब उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके बाद आज की तारीख में उन्हें लॉस दिख रहा है। तो सुषमा जी, आप जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होने ही वाली है। आप ये सोचेंगे जिस दिन हमने शेयर्स खरीदा या हमने कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसे लगाए, उसके बाद ये सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपके पास अगर 8 से 10 साल का टाइम होराइज़न है, जो आपका है, आपने अपने सवाल में ही कहा है कि मुझे कम से कम 8 से 10 साल इन्वेस्ट करना है। और अगर आप इंडियन ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करती हैं, आपको लगता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी आज की तारीख में है, 10 साल बाद हम यहाँ से तरक्की करके इससे आगे ही होंगे। हो सकता है ये जो पाथ है, ये एक तरफा नहीं जाएगा, ये ऊपर-नीचे करेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ का विश्वास है कि हम 10 साल बाद आज जहाँ हैं उससे आगे होंगे, तो हम्म, आप हम्म, बेहिचक बने रहें। आप जो एएमसीज़ में वो भी हम्म, अच्छी हैं, तो फंड हाउसेज़ भी अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहें। जी। ऑलराइट, सुषमा, आपके सवाल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दिक्कत जो हमें आ रही है वो ये है कि हमारे पास स्कीम्स के नाम नहीं है, तो आपको डायरेक्टली बता नहीं पाएंगे कि आपको उन स्कीम्स में रहना चाहिए या नहीं। हालांकि भले ही आपने देश की दिग्गज एएमसीज, फंड हाउसेस की स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में रखी, लेकिन वो स्कीम्स अच्छा कर रही हो इस माहौल में हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास डिटेल्स नहीं है। आपसे गुजारिश बस इतनी होगी कि अपना सवाल वापस से भेजिए हमें, और अब की बार स्कीम्स के साथ, नाम के साथ भेजिएगा। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के उस पार हमारे साथ और भी महिला दर्शकों के सवाल हैं, यूट्यूब भी है, और कोशिश करेंगे कि कोई हमसे फ़ोन लाइन पर भी जुड़ जाए, उनसे बात करें। इस बीच अगर अभी भी शो देख रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स। और हर्ष, चलिए शरण्या का सवाल लेते हैं झटपट। मेरे ख्याल से कुछ ही सवाल बचे हैं दर्शकों के, हम ले लेते हैं। ये कह रही हैं कि 5 साल के बेटे के एजुकेशन के लिए इन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है। 18 साल तक ये इन्वेस्ट करेंगी, और 1 या 2 म्यूचुअल फंड्स इनको आप रेकमेंड कीजिए जिसमें ये 6,000 रुपये हर मंथ डाल सकें। और बेटा फ़िलहाल 5 साल का है जी। तो देखिए कविता, ये बहुत अच्छी बात है कि 5 साल की उम्र की जब आपके बच्चे हैं, उसमें आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और उसमें आप 10% का स्टेप अप भी करने वाली हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक केस है। शरण्या, मेरा आपके लिए एक सवाल रहेगा कि आप एक ही स्कीम में करिए, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इसमें आपको मार्केट के सभी सेगमेंट्स में एक्सपोज़र मिल जाएगा, और जब आपकी एसआईपी की रकम 10,000 से ज़्यादा जाएगी, तब आप ना दूसरी स्कीम जोड़िएगा, नहीं तो एक स्कीम आपके लिए फिलहाल काफ़ी है। ऑलराइट, हर्ष, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हम लेते हैं। वैसे तो हर दर्शक का सवाल बहुत ख़ास रहता है। करिश्मा भटनागर का मैं सवाल यहाँ लेना चाहती हूँ, और इनका सवाल इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि केवल थीमेटिक फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं। कंजम्पशन फंड है इनके पास, मिंटा मैन्युलाइफ का, यूटीआई का इनोवेशन फंड है, बड़ौदा बीएनपी पारिवारिक का बिजनेस साइकिल फंड है, और बैंक ऑफ इंडिया का एक मल्टी कैप है इन्होंने ले रखा है। अगेन फ़ोन लाइन पर नहीं है, मैं चाहती थी कि इनसे बातचीत हो जाए और कौन इनको ये फ़ंड्स रेकमेंड कर रहे हैं, क्या इसके अलावा भी इनके पास पोर्टफोलियो में कोई फ़ंड्स हैं जो शायद एक बेस पोर्टफोलियो की तरह काम कर रहे हों। बहरहाल वो जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर कोई शख्स केवल थीमेटिक्स में ही इन्वेस्ट करे तो उनकी रणनीति गलत है या सही है? तो कविता, अगर आप समझ रही हैं कि आप क्या कर रही हैं, मान लीजिए एक निवेशक हैं, करिश्मा की हम बात करें, ये थीमेटिक फंड से ही अपना पोर्टफोलियो बनाई है पूरा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। शर्त ये है कि आप समझ रही हैं आप कर क्या रही हैं और आप बहुत कॉन्शियसली ये डिसीजन ले रही हैं। अगर आपने सिर्फ थीमेटिक फंड्स किसी के बोलने से लिया है और या तो पास्ट रिटर्न्स देखते हुए लिया है, तब ये गलत होगा। तो इनके लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि हमारी बात नहीं हो पा रही इनसे, हम ये समझ के चल रहे हैं कि इन्होंने बिजनेस साइकिल फंड
इनोवेशन फंड और जो कंजम्पशन फंड है, ये सोच समझ के लिया है और ये थीम्स में ये बने रहना चाहती हैं। एक सुझाव है सिर्फ इनका जो मल्टी कैप फंड, इन्होंने बताया बीओ बैंक ऑफ इंडिया का मल्टी कैप फंड है। हालाँकि वो रीब्रांड होके फ्लेक्सी कैप फंड हो चुका है। सो विद इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अगर हम देखेंगे चढ़ते हुए मार्केट में और अब जब करेक्शन हुआ है, इन दोनों मार्केट्स में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रहना चाहती हैं, तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप लें। बाकी जो इनका थीमेटिक फंड्स हैं, अगर ये सोच समझ के इन्होंने लिया है, तो कंटिन्यू कर सकती है। अगर नहीं लिया है, सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखते हुए लिया है, तो ये बेटर होगा कि ये एक डाइवर्सिफाइड फंड्स में आ जाएँ, जिनमें इन्हें थीम्स जो भी चाहिए सब एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, तो इनके लिए कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर थीम में नहीं रहे। तो मेरा सुझाव यही रहेगा, सिर्फ एक बदलाव स्कीम में और जो थीमेटिक फंड्स हैं, वो अगर कॉन्शियसली नहीं लिया है, सोच समझ के नहीं लिया है, तो बदल के ये डाइवर्सिफाइड फंड में आ जाए। ऑलराइट हर्ष, तो यहाँ पर आपने क्लियरली करिश्मा को सलाह दी है और ओके, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप जिसमें ये निवेश कर सकती हैं। अनुपमा का सवाल हम लेंगे, ये शो का आखिरी सवाल होगा हमारे व्यूअर का और 10 लाख रुपए इन्हें इन्वेस्ट करने हैं और उसके लिए इन्हें एक 10 साल के लिए ही निवेश करने हैं जिसके लिए इन्हें फंड्स चाहिए। ओके, तो इनके सवाल में मैं ये एक एंगल ऐड कर देती हूँ कि फ़िलहाल बाज़ार की चाल ठीक ठाक है कि लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए 10 लाख रुपए का, कि स्टैगर्ड तरीके से किया जाए और 10 साल का भी समय है। तो रिस्क के लिहाज से किस तरह के अग्रेसिव फंड्स आप इनको रेकमेंड भी करना चाहेंगे और कितनी किश्तों में डालना चाहिए 10 लाख रुपए? तो देखिए कविता, एक अच्छी बात इनके पोर्टफोलियो में ये है कि इन्होंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने का मन बनाया है। तो जब 10 साल का आप इन्वेस्टमेंट होराइजन लेती हैं, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर कर सकते हैं अगर इनके पास वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हैंडल करने की एपेटाइट हो तो। हालांकि क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन, वॉलेटिलिटी, ये सब चीज को हम ध्यान में रखते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि बैलेंस एडवांटेज फंड जो है, ये लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर मार्केट वैल्यूएशंस के बेसिस पे इक्विटी और डेट का एलोकेशन चेंज ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। तो जहां पे कंसर्न होता है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, अगर वैल्यूएशन ज्यादा लगता है तो इक्विटी एलोकेशन अपने आप ही कम होगा। जब मार्केट करेक्ट होकर नीचे आ जाएगा तो इक्विटी एलोकेशन फंड अपने आप ही बढ़ा देगा। तो ये एक आइडियल प्रोडक्ट है अगर कोई लमसम इन्वेस्ट करना चाहे और जो मार्केट की वैल्यूएशन को लेके इनके मन में एक दुविधा ना हो। तो 2 स्कीम्स बता देता हूँ, 10 लाख रुपए इन्हें करने हैं तो 5-5 लाख करके 2 अलग-अलग स्कीम में करें और दोनों लमसम के रूप में तुरंत कर सकती हैं इसमें भी, क्योंकि मैंने कहा कि फंड का मैंडेट ही ऐसा है कि मार्केट वैल्यूएशन को देखते हुए इक्विटी डेट का एलोकेशन करते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड में 5 लाख और इडेलवेस बैलेंस एडवांटेज फंड में दूसरा 5 लाख। इस तरह से ये तुरंत इन्वेस्ट कर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मार्केट वोलेटिलिटी को ये फंड अपने आप ही हैंडल करने के हिसाब से इसका डिजाइन किया गया है। तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें और लंबी अवधि के लिए बने रहें। सिर्फ है स्कीम का परफॉर्मेंस आप हर साल एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। तो ये जो 2 स्कीम्स मैंने दी हैं, 1 साल बाद रिव्यू करिए कि ये स्कीम अपनी कैटेगरी में अच्छा करनी है कि नहीं, तो दूसरी स्कीम उस समय कंसीडर करिएगा कि इसी कैटेगरी की कोई दूसरी स्कीम में करना है या कोई और मार्केट सेगमेंट में करना है, वो उस समय डिसीजन ले सकते हैं। मैं वही जानना चाह रही थी हर्ष, क्या केवल एक बैलेंस एडवांटेज इनके लिए ठीक नहीं होगा एंड एक कैन बी लाइक अ प्योर लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप, या बिकॉज हमारे पास इनकी रिस्क एपेटाइट की डिटेल्स नहीं है इसीलिए आपने इनको दोनों बैलेंस एडवांटेज फंड रेकमेंड किए हैं, या एक कोई मल्टी एसेट रह सकता है? देखिए कविता, लमसम कर रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं पता कि उनकी रिस्क एपेटाइट कैसी होगी कि लमसम इन्वेस्ट कर सके। हाँ, और जो 2 मैंने बैलेंस एडवांटेज फंड दिए ना, दोनों ऑपोजिट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। एक सिक्लिकल है और एक काउंटर सिक्लिकल है। तो जो इनको दोनों तरह का फ्लेवर मैं इनके पोर्टफोलियो में दे रहा हूँ और फंड मैनेजमेंट स्टाइल्स भी चेंज हो जाएंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन एंड फंड हाउस लेवल पे हो जाएगा। और 5-5 लाख डालने ठीक होंगे, 2.5 लाख डालना चाहें तो? इनका टोटल अमाउंट ही करना चाह रही है 10 लाख रुपए, सो 2 फंड काफी होते हैं। फिर 2.5 लाख की 4 स्कीम लेने की जरूरत नहीं है, 5 लाख की 2 स्कीम काफी है। ऑलराइट, अनुपमा के लिए ये जवाब, और इसी के साथ हर्ष आपके साथ हमारा सवाल जवाब का आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए, महिला निवेशकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की आज। धन्यवाद।